अस्सलाम वालेकुम। आज हम CC 3.1 चैप्टर 17 के पेज 5 में इसमें जो क्लैंपिंग, जिगिंग और टैकिंग वगैरह क्यों इस्तेमाल की जाती हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, और वेल्डिंग को डिस्टोर्शन होने से बचाने के बाद जो उसके इफ़ेक्ट हैं और वेल्डिंग को डिस्टोर्शन होने से किस तरह से बचाया जा सकता है, और इसके बाद उसमें जो स्ट्रेसेस वगैरह रह जाती है उसके क्या नुकसानात हैं, वो आज हम 17.5 के पेज में डिस्कस करेंगे। क्लैंपिंग, जिगिंग एंड टैकिंग। यहाँ से अभी इसको स्टार्ट करते हैं। इन क्लैंपिंग एंड जिगिंग द मटीरियल टू बी वेल्डेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग बाय द क्लैंप और जिग्स। जिस मटीरियल को वेल्ड करते हैं उस मटीरियल को मूविंग से बचाने के लिए जो है वो क्लैंप और जिग्स का इस्तेमाल किया जाता है। The advantage of using a jigs is that element in a fabrications can be precisely located in the position to be welded and can be very time saving method of manufacturing high volume product. Manufacturing high volume products, यहाँ तक इसको देखते हैं। और जिस का जो मेन एडवांटेज ये है कि अगर फैब्रिकेशन में अगर कोई प्रोडक्ट अगर हम उसको वेल्ड करने जा रहे हैं तो उसको जिक्स कर दिया जाता है, ताकि जो वेल्डिंग के दौरान, जो टैकिंग के दौरान उसकी जो पोजीशन है उसको हम एक जगह पे उसको बांध लें, ताकि वहाँ पे जो है उसको आसानी से फिर जो है वो वेल्ड कर दिया जाए। और इससे जो बहुत सारा जो टाइम है वो टैकिंग है उसको होल्ड करने का, उसको जो डिस्टोर्शन से प्रिवेंट करने का, वो काफ़ी सारा जो है वो टाइम वो बच जाता है। और इसके अलावा अगर बहुत सारी प्रोडक्ट बनानी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो उससे जो है वो काफ़ी सारी उसका जो इकोनॉमिकली जो लॉस है उससे भी सेव किया जाता है। तो यहाँ पे अगर किसी भी जिग्स या फिक्सर में अगर उसको बांध देते हैं तो उससे जो टाइम काफ़ी सारा सेफ हो जाता है, और आप उसको कितने भी अगर टैग हैं, कितनी भी प्रोडक्ट बनानी है उसमें उस जिग्स में उसको टाइट करते जाएं और टैग करने के बाद वहाँ से उसको रिमूव करते जाएं, और इसी तरीके से बहुत सारी जो प्रोडक्ट वहाँ पे जो है वो बनाई जा सकती हैं। ऑन मोस्ट ओकेजन द कंपोनेंट आर एक्यूरेटली पोजीशनड बाय द जिग्स एंड देन टैग इन पोजीशन टू प्रिवेंट मूवमेंट। और बहुत सारे मौक़ों पे जो टैग्स और जो जिग्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, इससे जो किसी भी बेस मेटल की जो मूवमेंट है उसको बचाने के लिए, किसी भी करेक्ट पोजीशन उसकी जो मूवमेंट से बचाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। देन द जिग्स इज रिमूव टू अलाउ फुल एक्सेस फॉर द वेल्डिंग। और उसके बाद जब टैकिंग हो जाती है तो फिर जिग्स वगैरह को रिमूव कर दिया जाता है ताकि उसको फुल वेल्डिंग कर दिया जाए। द यूज ऑफ क्लैंप, जिग्स, स्ट्रॉन्ग बैक, bridging pieces and tag weld will severely restrict any movement of material। तो जो क्लैंप, जिग्स, स्ट्रॉन्ग बैग वगैरह और इसके अलावा जो ब्रिजिंग वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है, और जो क्लैंप, जिग्स या स्ट्रॉन्ग बैग या ब्रिजिंग वगैरह को इनके जो पीसेस हैं जब उनको इस्तेमाल किया जाता है तो उससे जो मेटल में जब उसको वेल्ड किया जाता है तो वेल्डिंग के दौरान उसकी जो फ्रीली मूवमेंट, जो बेस मेटल पे जो उसकी जो फ्रीली मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। एंड सो रिड्यूस डिस्टोर्शन, और इससे इसमें जो डिस्टोर्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर कोई भी हम यहाँ पे डिवाइस जैसे पीसेस वगैरह, स्ट्रॉन्ग बैक है, जिग्स वगैरह या फिर ब्रिजिंग, टैकिंग वगैरह को यूज़ करते हैं तो उससे उसकी जो फ्रीली मूवमेंट है, तो उससे जो उसकी जो फ्रीली मूवमेंट है वो कंट्रोल हो जाती है। दिस वेवर विल आल्सो इंक्रीज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेसेस, और इससे जो है वो उसकी डिस्टोर्शन तो कम हो जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई पैमाने पे उसकी जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस है मटेरियल में आ जाती हैं। पिक्चोरियल एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ दीज मेथड आर शोन बिलो। तो यहाँ पे उसने कुछ इसके पिक्चरल यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके जो पिक्चोरियल है तो उसकी जो डायग्राम है, जैसे कि नंबर 1 में इसके जो क्लम्प्स हैं यहाँ पे उसने उसको नट बोल्ट से टाइट किया हुआ है, इसको एल बना के उसके होल करके यहाँ पे उसको बोल्ट लगा दिया गया ताकि किसी भी जो बेस मेटल प्लेट को यहाँ पे उसको होल्ड कर सकें, और इसको क्लैंप कहते हैं। और इसके अलावा इसके जिग्स हैं, दोनों तरफ से जो एंगल की जो डायरेक्शन है और उसकी जो एंगल की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया गया है, और उसके बीच में से जो है वो होल करके दोनों को जो है वो नट बोल्ट कर दिया गया है ताकि उसकी जो उसको दोनों तरफ से इसको कंट्रोल कर सकें। तो नंबर 3 में यहाँ पे इसका जो है वो स्ट्रॉन्ग बैक है, मतलब एल लगा के उन्होंने यहाँ पे इस तरह से उसको लगाया हुआ है, और पीछे से एक फाना टाइप भी उस पे जो है वो लगा दिया गया है ताकि अगर कोई भी बेस मेटल में अगर कोई मूवमेंट है अगर वो होती है तो उसमें जो है वो फ्रीली मूवमेंट हो सके। तो नंबर 4 में यहाँ पे ब्रिजिंग टैग यहाँ पे लगाया, पीछे जो उन्होंने एल जो बना के जो प्लेट के पीछे यहाँ पे लगा दिया है ताकि उसकी जो डिस्टोर्शन है वो कंट्रोल की जा सके। तो सबसे पहले क्लैंप है,
नंबर ए में, और इसी तरीके से नंबर बी में जिग्स हैं, तो नंबर सी में स्ट्रॉन्ग बैक हैं, और नंबर 4 में इसकी जो ब्रिजिंग है। तो ये जो सारी के सारी जो पीसेस हैं इनको यूज़ किया जाता है ताकि वेल्ड मेटल में जो डिस्टोर्शन है वो कंट्रोल की जा सके। सबसे पहले तो हम इस तरह से करने के बाद उसको टैकिंग करते हैं, और टैकिंग करने के बाद उसको जो वेल्ड किया जाता है, और इससे जो डिस्टोर्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर तो डिस्टोर्शन कम हो जाती है किसी भी बेस मेटल को, ये जो सारे जो डिवाइसेस हैं ये यूज़ करने के बाद अगर उसमें डिस्टोर्शन को कम कर दिया जाता है, डेफिनेटली वो कम हो जाती हैं। लेकिन इसका जो मेन जो साइड इफ़ेक्ट ये है कि बेस मेटल में जो बहुत ज़्यादा जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस है उसमें आ जाती हैं, तो उसकी जो फ्रीली मूवमेंट उसको रोक दिया जाता है। क्योंकि उसकी जो फ्रीली मूवमेंट है उसको जब रोक दिया जाता है और उसमें जो डिस्टोर्शन तो रुक जाती है, वक्ती तौर पर उसकी जो डिस्टोर्शन तो रुक जाती है, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस है वो मेटल में आ जाती हैं। और ये जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस है, अगर इसके साथ दूसरा कंपाउंड, अगर कोई दूसरा एलिमेंट जो स्ट्रेसेस का अगर वो यूज़ करते हैं तो मेटल में बहुत ज़्यादा उसमें क्रैक आने के चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसमें जो है हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस किया जाता है, और जितनी भी उसमें स्ट्रेसेस बनी हैं या फिर उसमें हाइड्रोजन है उसको वहाँ से कंट्रोल किया जा सके, उसको जो वहाँ पे उसको वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाता है, उसको वहाँ पे डिफ्यूज़ कर दिया जाता है, ताकि जो बेस मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो हमें वो स्टेट हो और उसमें किसी तरह के जो स्ट्रेसेस वगैरह भी ना हो, ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ में ला सकें। यहाँ से अभी इसको स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेसेस एंड डिस्टोर्शन। तो रेसिडुअल स्ट्रेसेस और इसकी जो डिस्टोर्शन की जो समरी है इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है वो इस समरी में हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 में रेसिडुअल स्ट्रेसेस आर लॉक्ड इन इलास्टिक स्ट्रेन विच इज काज्ड बाय द लोकल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन द वेल्ड एरिया। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जितनी भी जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस है वो इलास्टिक स्ट्रेन में आती हैं, और वेल्ड मैटर को जो हम प्लास्टर कंसीडर करते हैं, विच इज़ काज बाय द लोकल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन द वेल्ड एरिया। और उसकी वजह ये बनती है कि जब वेल्ड मेटल में जब लोकल वेल्ड के ख़ास एरिया में जहाँ पे वेल्ड कर रहे होते हैं, जब उस एरिया में जो लोकल एक्सपेंशन कंट्रैक्शन जो वेल्ड मेटल का जो फैल उससे जो है वो रेसिडुअल स्ट्रेसेस आती हैं। तो रेसिडुअल स्ट्रेसेस कहाँ पे आती हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि रेसिडुअल स्ट्रेसेस वेयर इज इट लोकेटेड। तो यहाँ पे बहुत सारे दूसरे आंसर भी हो गए, इलास्टिक स्ट्रेन है, प्लास्टिक स्ट्रेन है, और इसके अलावा हीट अफेक्टेड जोन है या वेल्ड जोन है। तो कौन से एरिया में आएंगे, तो रेसिडुअल स्ट्रेसेस हमेशा जो है वो इलास्टिक स्ट्रेन में लॉक होती है। तो नंबर 2 में यहाँ पे रेसिडुअल स्ट्रेसेस शुड बी रिड्यूस फ्रॉम द स्ट्रक्चर आफ्टर वेल्डिंग एज दे मे कॉज स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग टू अकर। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जितनी भी रेसिडुअल स्ट्रेसेस हैं इसको हमेशा जो है वो वेल्डिंग स्ट्रक्चर से वहाँ से रिमूव करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उसमें जो स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि रेसिडुअल स्ट्रेसेस की वजह से कौन से इफेक्ट जो है वो ज़्यादा आते हैं, तो उसमें स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड कैन कंपाउंड विद अप्लाई स्ट्रेस। और इसके अलावा अगर हम मजीद इस पे जो है वो दूसरी स्ट्रेसेस अप्लाई कर, जैसे कि वेल्ड मेटल कंप्लीट होने के बाद उसका एक्सरे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उस पर हीट ट्रीटमेंट कर दी जाती है, तो फिर उस कंपोनेंट को जब इंस्टॉल किया जाता है तो इंस्टॉल करने के दौरान उसमें जो चैन ब्लॉक वगैरह का इस्तेमाल है, जब हाई स्ट्रेस उस पर अप्लाई कर दी जाती हैं तो उस वजह से मेटल में जो क्रैक आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इस हवाले से जो जितनी भी स्ट्रेसेस हैं उसको वहाँ से जो रिमूव किया जाता है और उसकी हाइड्रोजन को कंट्रोल किया जाता है, ताकि कोई भी उसमें स्ट्रेस बाकी ना रहे और वेल्ड कंपोनेंट को जो है वो इस्तेमाल में यूज़ कर सके, उसको इस्तेमाल में लाया जा सके। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। दी में आल्सो अफेक्ट डिमेंशनल स्टेबिलिटी व्हेन मशीनिंग ए वेल्ड कंपोनेंट। और इसके अलावा इसका जो इफेक्ट दूसरा ये भी है कि जब किसी भी वेल्डेड कंपोनेंट को मशीनिंग किया जाता है तो उसकी जो डिमेंशनल स्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो रेसिडुअल स्ट्रेसेस की वजह से जो स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग आती है, और इसके अलावा जो इसकी जो डिमेंशनल स्टेबिलिटी है जब उसकी वेल्डेड कंपोनेंट को जब मशीनिंग किया जाता है तो उसकी जो डिमेंशनल स्टेबिलिटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो नंबर 3 में द अमाउंट ऑफ कंट्रैक्शन इज कंट्रोल बाय द वॉल्यूम ऑफ द वेल्ड मेटल इन ए जॉइंट
the thickness and heat input, joint design and the coefficient of conduction। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जो वेल्ड मेटल का जो सुकड़ना है, और वो इस वजह से कंट्रोल किया जाता है कि जो हमारा वेल्ड मेटल है, जो ज्वाइंट में जो वेल्ड मेटल, उसकी मकदार को कम किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम वेल्ड मेटल की जो बेवल है, उसकी जो वेल्ड प्रिपरेशन है, अगर उसका जो डिग्री है उसका जो कम कर दिया जाता है, तो डेफिनेटली जो वेल्डेड ज्वाइंट की जो वेल्ड मेटल है वो भी कम होगा। उसकी जो वेल्ड मेटल की जो वॉल्यूम है, उसकी जो मकदार है वो भी कम होती है, और उससे उसकी जो है वो कॉन्ट्रैक्शनल स्ट्रेसेस है वो कम हो जाती है। मतलब वेल्ड मेटल कम होगा और उससे उसमें जो खिंचाव भी कम होता है, और इस वजह से इसमें जो डिस्टोर्शन भी कम आने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा अगर थिकनेस ज़्यादा है, अगर वेल्ड मेटल की जिस पे हम वेल्ड करने जा रहे हैं, जिस बेस मेटल पे, जिस कंपोनेंट पे, और अगर उसकी जो थिकनेस ज़्यादा है, तो फिर दोनों साइड पे इसकी जो बेवल जो है वो लगा दी जाती है, ताकि दोनों तरफ इसकी जो स्ट्रेसेस है, उसका जो हीट का जो बैलेंस है वो इक्वल रहे, और वो सीक्वेंस, और इससे इसकी जो डिस्टोर्शन को कम किया जा सकता है। और इसके अलावा इसकी जो हीट इनपुट है वो दोनों तरफ से, बेस मेटल है, दोनों तरफ से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पाइप है, तो दोनों तरफ से उसकी जो हीट इनपुट है वो इक्वल होनी चाहिए। और इस तरीके से अगर प्लेट है, तो फिर जॉइंट डिज़ाइन उसका कुछ इस तरह से होना चाहिए कि अगर थिकर प्लेट है तो उसकी जो डबल बेवल लगा देनी चाहिए। तो डबल बेवल से इसकी जो दोनों तरफ वेल्ड करने से दोनों तरफ इसका जो स्ट्रेस है, जो कॉन्ट्रैक्शनल स्ट्रेस है, वो बैलेंस में रहती है, और इससे इसका जो है वो डिस्टोर्शन कम होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा इसका जो कोफिशिएंट ऑफ कंडक्शन है, इसको कंट्रोल करने से जो है वो वेल्ड मेटल में जो इसका जो कॉन्ट्रैक्शनल स्ट्रेस है वो भी कम हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्शनल स्ट्रेस कम होने की वजह से इसमें जो डिस्टोर्शन है वो भी कम हो जाती है। तो नंबर 4 में ऑफसेटिंग में बी यूज टू फाइनलाइज द पोजीशन ऑफ द जॉइंट। ऑफसेटिंग में बी यूज टू फाइनलाइज द पोजीशन ऑफ द जॉइंट। अगर कोई भी बेस मेटल है, जैसे कि टी जॉइंट है, या फिर अगर हम कोई बट वेल्ड लगा रहे हैं, तो उसको पहले ही उसको प्री डिटर्मिन एंगल पे उसको जो ऑफ सेट कर दिया जाता है। मतलब सादा लफ्ज़ में ये कि पहले उसको उतने एंगल पे उसको टेढ़ा रखा जाता है, ताकि जब उसको फाइनली उसको जो वेल्ड मेटल उसका जो जॉइंट ख़त्म कर दिया जाए, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्शनल स्ट्रेसेस बनती है जो हीट की वजह से, उसको जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन में ले आए। तो नंबर 5 में इफ प्लेट और पाइप्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द मूविंग बाय द टैकिंग, क्लैंपिंग और जिगिंग वगैरह, देन रेसिडुअल स्ट्रेसेस दैट रिमेन विल बी हायर मैग्नीट्यूड। यहाँ तक अगर हम किसी भी प्लेट या पाइप को टैकिंग, क्लैपिंग, ब्रिजिंग या कोई भी दूसरी अगर डिवाइस या फिर पीसेस वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसकी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको जो है प्रिवेंट किया जा सके। एंड उसकी जो मूवमेंट तो प्रिवेंट हो जाती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे उसकी जो मैग्नीट्यूड है, हाई लेवल पे उसकी जो रेसिडुअल स्ट्रेस उसमें रह जाती हैं। तो नंबर 6 में दी मूवमेंट काज बाय द वेल्डिंग रिलेटेड स्ट्रेस इज कॉल्ड डिस्टोर्शन। तो वेल्डिंग की हीट की वजह से जो मूवमेंट आती हैं, उस मूवमेंट की वजह से उसमें जो स्ट्रेसेस वगैरह जैसे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है, तो उसको हम डिस्टोर्शन कहेंगे। मतलब वेल्डिंग हीट की वजह से जो स्ट्रेसेस वगैरह बनने से जो उसकी जो मूवमेंट आती है, उसको हम डिस्टोर्शन कहेंगे। ऑक्सीफ्यूल गैस स्पॉट हीटिंग में भी यूज इन अटेम्प्टिंग टू स्ट्रेटन डिस्टोर्टर। यहाँ तक इसको देखते हैं। और अगर कहीं पे जो डिस्टोर्शन वगैरह जो है प्रोड्यूस हो गई है, तो उसको सीधा करने के लिए, उसको सीधा करने की कोशिश करने के लिए वहाँ पे ऑक्सीफ्यूल गैस इस्तेमाल की जाती है। अगर किसी जगह से उसमें जो डिस्टोर्शन वगैरह है, तो वहाँ से रिमूव करने के लिए स्पॉट हीटिंग मेथड जो है यूज़ किया जाता है, ताकि बेस मेटल को जो है वो स्ट्रेट किया जा सके। ऑब्जेक्ट तो दिस विल हैव लिमिटेड सक्सेस इफ द डिस्टोर्शन इज सीवियर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी भी बेस मेटल में अगर डिस्टोर्शन वगैरह है, तो उसको सीधा करने के लिए ऑक्सीफ्यूल गैस को इस्तेमाल किया जाता है, और ऑक्सीफ्यूल गैस को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे स्पॉट हीटिंग जो मेथड है वो अप्लाई किए जाते हैं। मतलब जिस एरिया में हीटिंग है, तो उसी के मखसूस और स्पेसिफिक एरिया को हीट किया जाता है, ताकि वहाँ से जो है वो डिस्टोर्शन को रिमूव किया जा सके। और अगर इसमें डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर इसको जो है वो स्टेट जो है वो एक लिमिटेड इसको जो है वो स्टेट किया जाए। तो नंबर 7 में द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेसेस एंड डिस्टोर्शन आर वेरी कम्प्लेक्स, as is the amount of the type of the final distortion. However, we can say that there are three basic directions
जिसमें नंबर 1 में लॉन्गिचुनल है और बी में ट्रांसवर्स और सी में शार्ट ट्रांसफर डायरेक्शन। तो ये जो लॉन्गिचुनल डायरेक्शन है ये हमेशा वेल्ड की सीम के साथ साथ आती हैं, और जो नंबर बी में ट्रांसवर्स है ये बिल्कुल उसके 90 डिग्री पे। तो इसी तरीके से सी में जो शार्ट ट्रांसफर्स है ये हमेशा बेस मेटल की थ्रू थिकनेस के थ्रू जो है वो शार्ट ट्रांसफ़र जो डिस्टोर्शन है वो आती है। और ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स मैटर है, अगर किसी भी बेस मेटल में अगर आता है तो उसको रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये हमेशा 3 डायरेक्शन में आती हैं, लॉन्गिचुनल, ट्रांसवर्स और शार्ट ट्रांसवर्स। तो नंबर बी में यहाँ पे ए हाई परसेंटेज ऑफ द रेसिडुअल स्ट्रेसेस कैन बी रिमूव्ड बाय द हीट ट्रीटमेंट्स। और हाई परसेंटेज पे अगर कोई रेसिडुअल स्ट्रेसेस अगर किसी जगह पे आती हैं तो उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड आल्सो हैज़ बीन यूज इन द स्ट्रेस रिलीविंग ऑफ द फैब्रिकेशन। तो फैब्रिकेशन में जो अल्ट्रासाउंड का जो मेथड है इससे भी जो स्ट्रेस रिलीविंग और जिसको हम पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट कहते हैं इसको जो है वो अल्ट्रासाउंड के मदद से जो है वो जितनी भी डिस्टोर्शन है, जितनी भी इसमें स्ट्रेस होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो नंबर 9 में द पीनिंग ऑफ द वेल्ड फेस with the use of pneumatic needle gun will only redistribute the residual stresses and place the valve face in compression यहाँ तक इसको देखते हैं। तो वेल्व फेस की जो पीनिंग की जाती है एक मशीन होती है जो जिसके थ्रू उसकी जो पीनिंग की जाती है। और नंबर 9 में जो वेल्व फेस है उसकी जो पीनिंग की जाती है और इसमें जो है न्यूमेटिक नीडल गन इसमें यूज़ करते हैं। और इसमें ये होता है कि जितनी भी जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस है उसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जितनी भी रेसिडुअल स्ट्रेस एक स्पेसिफिक एरिया में होती है उसको जो है वो दूसरे एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इसका जो वेल्ड फेस उसको कंप्रेस किया जाए, उसकी जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस है उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो यहाँ पे हमारा 17.5 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।